आज जो टॉपिक हमारे सामने है, यूजुअली किसी भी कपल को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर्स के पास जाने से बहुत ज्यादा घबराते हैं। जो भी कपल्स जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं वो डॉक्टर के पास जाने से इसलिए डरते हैं कि अगर हम गए तो हमें आईवीएफ बता दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आईवीएफ के अलावा भी बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है आईयूआई। हमारे साथ हैं डॉक्टर गीतिका शर्मा, जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस है और सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट है। आईयूआई बेसिकली ये है क्या? जब फीमेल का एग रप्चर होता है तो मेल के स्पर्म को प्रोसेस किया जाता है लेबोरेटरी में। कुछ ट्रीटमेंट दिए जाते हैं जिससे कि अच्छी क्वालिटी के बेटर और मोटाइल स्पर्म्स जो हैं इकट्ठे किए जाते हैं और फीमेल के यूट्रस में डाल दिए जाते हैं। आईयूआई जिसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो उन कपल्स पे किया जाता है जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं। इसमें प्रेगनेंसी होती नेचुरली ही है, जैसे कि नेचुरल प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होती है, इसी तरह आईयूआई में भी फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। नमस्कार दोस्तों, ब्लेसिंग्स क्लिनिक के नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्लेसिंग क्लिनिक के जितने भी एपिसोड हैं, हर एपिसोड में हम आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं आईवीएफ से रिलेटेड, गायनाकोलॉजी प्रॉब्लम से रिलेटेड, और इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम बात करते हैं डॉक्टर गीतिका शर्मा से, जिनको 20 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। सीनियर गायनाकोलॉजिस्ट हैं, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं। आज जो टॉपिक हमारे सामने है, यूजुअली किसी भी कपल को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है तो वो डॉक्टर्स के पास जाने से बहुत ज्यादा घबराते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सामने से डायरेक्टली आईवीएफ रिकमेंड कर देंगे। तो क्या ऐसा है? क्या ये बात सही है? इसके बारे में पूरी जानकारी हम डॉक्टर गीतिका से लेंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर गीतिका, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच एंड नमस्कार। आई एम ब्लेस्ड टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू ऑल। सो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो भी कपल्स जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं वो डॉक्टर के पास जाने से इसलिए डरते हैं कि अगर हम गए तो हमें आईवीएफ बता दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आईवीएफ के अलावा भी बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है आईयूआई, जिसके बारे में आज मैं आप सब लोगों के साथ थोड़ी सी जो है इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। आईयूआई बेसिकली ये है क्या? मैंने तो, अगर मैं आईवीएफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखता भी हूं तो आईयूआई मैंने कभी नहीं सुना। थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? जी, आईयूआई जिसका फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो उन कपल्स पे किया जाता है जो इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं और इसमें जब फीमेल का एग रप्चर होता है तो मेल के स्पर्म को प्रोसेस किया जाता है लेबोरेटरी में। कुछ ट्रीटमेंट दिए जाते हैं जिससे कि अच्छी क्वालिटी के बेटर और मोटाइल स्पर्म्स जो हैं इकट्ठे किए जाते हैं और फीमेल के यूट्रस में डाल दिए जाते हैं। इसमें प्रेगनेंसी होती नेचुरली ही है, जैसे कि नेचुरल प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होती है, इसी तरह आईयूआई में भी फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। जब ये नेचुरल ट्रीटमेंट है, नेचुरल प्रेगनेंसी होती है, तो फिर हमारे को किसी आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास विजिट करने की क्या जरूरत है? देखिए, ये मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह है कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर फैलोपियन ट्यूब में ही हो रही है, ठीक है। लेकिन इसमें हम थोड़ा सा पुश एंड पुल लगाते हैं। जैसे फीमेल को कुछ इंजेक्शंस और कुछ मेडिसिन दी जाती हैं जिनसे कि बेटर एग बने। अगर 2 एग बन जाए तो रिजल्ट और बेटर हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि मेल के सीमेन को थोड़ा सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसे प्रोसेस किया जाता है और अच्छी क्वालिटी के हाईली मोटाइल स्पर्म्स इकट्ठे किए जाते हैं। इन सब प्रोसीजर्स की वजह से जो है प्रेगनेंसी का रेट जो है ऐसे कपल्स में थोड़ा सा बेटर हो जाता है।
देखिए नेचुरली जब वो ट्राई कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही, ऑलमोस्ट वो 0 पे है। लेकिन आईयूआई से वो 0 से काफी आगे निकल सकते हैं। मेल्स में सीमन में स्पर्म नहीं होता है और उनके टेस्टिस में से भी स्पर्म जो है नहीं मिलता है और डोनर सीमेन की जरूरत पड़ सकती है। उन केसेस में भी आईयूआई विद डोनर सीमेन किया जाता है। कौन से ऐसे कपल्स हैं जिनको आईयूआई ट्रीटमेंट के लिए आगे आना चाहिए? जो बहुत लंबे समय से दवाइयां खा रहे हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हुई, 6 महीने, 1 साल, कई बार तो कुछ कपल्स 3-3 साल, 5-5 साल भी मेडिसिन खा रहे होते हैं। ऐसे कपल्स जिनको मेडिसिन से कोई फर्क नहीं पड़ा है, उन्हें आईयूआई के लिए ऑप्ट करना चाहिए। ऐसे कपल्स जिनको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, मतलब उनके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, इसीलिए उसे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहा जाता है। हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। ऐसे कपल्स भी आईयूआई के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। बाकी कुछ फीमेल्स जिनको पीसीओएस है, माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है, दवाइयां खाई हैं बहुत लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हुई, वो भी आईयूआई के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। कुछ मेल्स जिनमें सीमन पैरामीटर्स में हल्की फुल्की गिरावट है, स्पर्म काउंट जो है वो गिरा हुआ है या स्पर्म की मोटिलिटी कम है, वो भी आईयूआई के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। और कुछ केसेस में मेल्स में जो है स्पर्म्स नहीं होते, उनके टेस्टिस में या अंडकोश में से भी स्पर्म्स नहीं मिलते। ऐसे केसेस में हमें डोनर सीमेन का यूज करना पड़ता है। उसमें भी आईयूआई द्वारा डोनर सीमेन यूज करके प्रेगनेंसी की जा सकती है। बट आईयूआई उन फीमेल्स के लिए नहीं है जिनकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आईयूआई में भी प्रेगनेंसी जो है नेचुरल की तरह होती है। जो एम्ब्रियो है फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल बॉडी में ही बन रहा है, फेलोपियन ट्यूब में बन रहा है, तो ट्यूब्स का खुला होना बहुत जरूरी है। दोनों में से अगर एक ट्यूब भी खुली है तो भी हम आईयूआई कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो आईयूआई नहीं कर सकते। तो दोनों ट्यूब्स अगर बंद हैं तो फिर हमें आईवीएफ के लिए ही जाना पड़ेगा? जी बिल्कुल। ओके, चलिए वापस आईयूआई से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछता हूँ। आईयूआई ट्रीटमेंट जब लेते हैं तो उससे पहले कुछ मेडिसिन, कुछ इंजेक्शन भी होते हैं या डायरेक्टली हम आईयूआई ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड कर देते हैं? देखिए आईयूआई जैसा आप कह रहे हैं कि डायरेक्टली आईयूआई कर दे, उसको कहते हैं नेचुरल साइकिल आईयूआई, कि फीमेल का नेचुरली एग बना और जब एग रप्चर हुआ तो हमने मेल के सीमेन को प्रिपेयर करके यूट्रस में रख दिया। लेकिन नेचुरल साइकिल आईयूआई के रिजल्ट्स बहुत ही कम है, इसलिए नेचुरल साइकिल आईयूआई रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है। सो आईयूआई से पहले कुछ मेडिसिन दी जाती हैं, थोड़े से इंजेक्शंस भी देने पड़ सकते हैं ताकि एग जो है अच्छा बने। और अगर 2 एग्स बने या मैक्सिमम 3 एग्स बने तो आईयूआई के रिजल्ट्स और भी बेटर हो जाते हैं। लेकिन आईयूआई में बहुत हैवी डोज में इंजेक्शंस नहीं लगते हैं और जैसे कि आईवीएफ में लगातार 10 से 12 दिन इंजेक्शंस लगते हैं, आईयूआई में ऐसा नहीं है। आईयूआई में 4 या 5 इंजेक्शंस लग सकते हैं, इससे ज्यादा बहुत ही कम जरूरत पड़ती है इंजेक्शन। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, कितनी सिटिंग्स इसमें होती हैं, कितनी बार कपल्स को विजिट करना पड़ता है या सिर्फ फीमेल को ही विजिट करना पड़ता है? क्योंकि आज की डेट में हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में हैं, तो दोनों के लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। सो आईयूआई से पहले जो है हस्बैंड का आना जरूरी नहीं है। फीमेल पार्टनर को मैक्सिमम 3 से 4 बार विजिट करना पड़ता है, क्योंकि उनका जो ट्रीटमेंट है, एग बन रहा है, वो अल्ट्रासाउंड से ही फॉलो हो सकता है। हम अल्ट्रासाउंड से ही फॉलो करते हैं कि एग ठीक से ग्रो कर रहा है, कितने एग्स बन रहे हैं, कि एग जब मैच्योर हो गया है तो हमें इंजेक्शन देना होता है कि एग रप्चर हो। तो वो सब चीजें फॉलो करने के लिए फीमेल को 3 से 4 बार जो है क्लिनिक पे विजिट करना पड़ता है। बट आईयूआई वाले दिन जो है दोनों हस्बैंड वाइफ को आना होता है। तो जो 3-4 विजिट हैं वो कितनी देर की सिटिंग होती है? क्या उसको छुट्टी लेके आना पड़ेगा या वो शाम को भी आ सकते हैं? ऐसा नहीं, वो तो बिल्कुल ही नॉर्मल, जैसे हम एक क्लिनिक में विजिट करने जाते हैं डॉक्टर को, वैसा ही है। हार्डली 15-20 मिनट्स का काम है कि उसमें अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देंगे इंजेक्शंस या मेडिसिन और वो लेके वो जा सकते हैं। तो ये आईयूआई ट्रीटमेंट का जो पूरा प्रोसीजर है
ये कितना टाइम ले लेता पूरा? देखिए, पूरे प्रोसीजर की बात कर जी जी, आईयूआई का प्रोसीजर, जिस दिन हमने आईयूआई एक कपल के लिए फिक्स किया है, जैसा कि मैंने बताया हस्बैंड वाइफ को दोनों को आना है, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम जो सीमेन है मेल का, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको लैब में कुछ ट्रीटमेंट दिए जाते हैं ताकि हम बेटर क्वालिटी के स्पर्म्स और हाईली मोटाइल स्पर्म्स जो है इकट्ठा कर सकें। उसमें लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो उसके बाद जो है आईयूआई के प्रोसीजर में हार्डली 10 टू 15 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। और फीमेल को सिर्फ 5 से 15 मिनट के लिए वहां लेटे रहना है। उसके बाद वो जो है कपल वो जा सकते हैं वापस। सो आप मान के चलिए मैक्सिमम 2 से 3 घंटे का प्रोसीजर है, कि अगर एक कपल वर्किंग है तो उनको उस दिन पूरे दिन की छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। ज्यादातर जो कपल्स हैं वो हाफ डे की छुट्टी ले लेते हैं। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि क्लिनिक में कि वो उसी वक्त वहीं से अपनी सैंपल देके हस्बैंड्स और अपना मीटिंग्स अटेंड कर रहे होते हैं। हस्बैंड सैंपल देके जा भी सकते हैं अपने जॉब पर या अपने प्रोफेशन के। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं। जी नहीं, बिल्कुल। तो इस ट्रीटमेंट के बाद कोई स्पेशल प्रिकॉशंस की भी जरूरत है? मींस कोई एक्स्ट्रा रेस्ट या फीमेल को छुट्टी लेनी पड़ रही है लंबी, ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल नहीं। आईयूआई के बाद फीमेल को किसी भी छुट्टी की जरूरत नहीं है। रादर फीमेल्स तो आईयूआई वाले दिन भी हाफ छुट्टी लेके आती हैं। अच्छा। वो उसी दिन से ही अपना जॉब रिज्यूम कर लेती है। तो ऐसी कोई रेस्ट की या छुट्टी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बाकी कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हम कपल्स को कहते हैं कि वो कुछ चीजें अवॉइड करें, जैसा कि आईयूआई के बाद वो फीमेल जो है ट्रैवल अगर अवॉइड कर सकती हैं तो ट्रैवल अवॉइड करें, लॉन्ग ट्रैवल। और खाने पीने में कुछ जो चीज़ों का वो ध्यान रखें। कुछ चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी में हमें अवॉइड करनी चाहिए। कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि पपाया है, पाइनएप्पल है, उन्हें अवॉइड करें। और कैफीन का जो इनटेक है उसको थोड़ा लिमिट कर दें। और जंक फूड नहीं खाएं, हेल्दी फूड खाएं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्ट्रेस फ्री रहें। अगर वो स्ट्रेस लेते रहेंगे कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है रिजल्ट पे। और कुछ मिनिमल मेडिसिन हैं जो हम बताते हैं कि वो उसको लें। कुछ ऐसी खास बहुत प्रिकॉशन की जरूरत नहीं है। सेम डे भी वो ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल जी, छुट्टी की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। तो मतलब आईयूआई ट्रीटमेंट इतना सेफ और इतना मतलब लेंथी नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल है, इजीली हो जाता है जी। अच्छा, आईयूआई ट्रीटमेंट मेल इनफर्टिलिटी में कैसे हेल्प करता है? आईयूआई में जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि मेल पार्टनर के सीमेन को लेबोरेटरी में प्रोसेस किया जाता है। अगर माइल्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, कि अगर स्पर्म का काउंट कम है, उसकी मोटिलिटी कम है, या उसकी मॉर्फोलॉजी में कुछ दिक्कत है, तो हम जो लैब में जो स्पर्म को ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे हम ना अच्छे स्पर्म्स को इकट्ठा कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं सीमेन में से, और उन अच्छे मोटाइल स्पर्म्स को ही हम फीमेल के यूट्रस में डालते हैं, ताकि सिर्फ अच्छे स्पर्म्स ही जो है एग तक पहुंच सके। जब ऐसा होगा तो प्रेगनेंसी का जो है रेट वो बढ़ता है। कोई एज रिस्ट्रिक्शन भी है इसमें, या ये ट्रीटमेंट किसी भी एज में लिया जा सकता है? देखिए, एज पर लॉ जो एआरटी एक्ट है 2021 में जो आया था, हम किसी भी फीमेल को जिसकी एज 50 ईयर से ऊपर है किसी भी तरह का फर्टिलिटी ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, चाहे वो आईयूआई हो, चाहे वो आईवीएफ हो, या फर्टिलिटी रिलेटेड मेडिसिन हो। और लाइकवाइज अगर मेल पार्टनर की एज 55 से अबव है तो हम उनको भी किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। सो आईयूआई में भी हम सेम ही फॉलो करते हैं कि अगर फीमेल की एज 50 से ऊपर है या मेल पार्टनर की एज 55 से ऊपर है तो हम नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो अगर एक फीमेल की एज 38 एंड अबव है तो उनको आईयूआई ऑप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके ऑलरेडी एग्स जो है बिल्कुल ही खत्म होने के उस पे कगार पे आ चुके हैं। तो उनको और टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, उनको सीधा आईवीएफ के लिए ऑप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर फीमेल पार्टनर की एज 38 ईयर्स से कम है तो आईयूआई के लिए डेफिनेटली ऑप्ट कर सकती है। तो 38 तो कोई बहुत ज्यादा एज नहीं है। ये एक्चुअली प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से हम ऐसा करते हैं कि देखिए 40 ईयर्स के बाद जो
फीमेल की बॉडी है वो उनको मीनोपॉज के लिए तैयार करना शुरू कर देती है। ठीक है। सो 38 to 40 हमारे पास एक बहुत ही नैरो विंडो रह जाता है, और 38 के बाद ना एग्स की क्वालिटी भी एकदम से गिरती है। तो उसमें हम ज्यादातर प्रैक्टिकल, मैं बता रही हूँ कि अप्रोच जो हमारा रहता है कि उसमें हम ज्यादातर जो है नहीं करते हैं। एंड एक और चीज, जैसे कि आईवीएफ जो है मीनोपॉज के बाद भी हो जाता है, लेकिन आईयूआई मीनोपॉज के बाद नहीं हो सकता। आजकल हम देखते हैं कि बहुत कुछ फीमेल्स को ना जल्दी भी मीनोपॉज हो रहा है, तो उसमें अगर मीनोपॉज हो गया है और उनकी एज अगर 32 भी है, प्रीमेच्योर मीनोपॉज हो गया है, तो फिर हम उनका आईयूआई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए आईवीएफ ही ऑप्शन रह जाता है। अच्छा, एक चीज और बताएं, हम एज की इतनी बात कर रहे हैं, एक सही एज क्या है एक्चुअल में मैरिज के लिए, किसी भी कपल के लिए? आई थिंक सही एज मैरिज वो कपल ही बेटर डिसाइड कर सकते हैं। हाँ। बट मैं सही एज प्रेगनेंसी की जरूर बता सकती हूँ एज अ डॉक्टर। सो जो सही एज प्रेगनेंसी की है, बेसिकली एज रिलेटेड चेंजेस ना फीमेल्स में जल्दी आते हैं, मेल्स में चेंजेस बहुत लेट आते हैं। फीमेल में 30 इयर्स के बाद ही एग्स जो है गिरने शुरू हो जाते हैं, 35 इयर्स के बाद वो काफी गिर जाते हैं, क्वालिटी में भी जो है फर्क आना शुरू हो जाता है। सो फीमेल एज अगर हम कंसिडर करें तो 35 इयर्स से पहले पहले ना प्रेगनेंसी जरूर प्लान कर लेनी चाहिए। मेल्स में जो है स्पर्म पैरामीटर्स में गिरावट आनी शुरू होती है आफ्टर 45, और उनका जो एंड्रोपॉज है वो आता है 65 के बाद। तो मेल्स के पास फिर भी काफी लंबा टाइम रहता है, लेकिन फीमेल्स के पास इतना लंबा टाइम नहीं होता, तो उनको 35 से पहले ही प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए आइडियली। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सक्सेस रेट क्या है? ये लीस्ट नहीं, ये तो सबसे वही नॉट द लीस्ट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो आईयूआई में जो सक्सेस रेट है वो एक साइकिल का रहता है, मैक्सिमम अराउंड 15 to 20%। और अगर एक कपल 3 साइकिल लगातार लेते हैं आईयूआई के, तो उनका सक्सेस रेट अप टू 40% भी जा सकता है। ये सक्सेस रेट आईयूआई का ना यूनिवर्सली ही ऐसा है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में हम थोड़ा लो सक्सेस रेट दे रहे हैं और बाहर यूरोप में या अमेरिका या किसी और कंट्री में ज्यादा सक्सेस रेट दे पा रहे हैं। यूनिवर्सली ही ये ऐसा ही है। सो इसका कारण यही है कि देखिए, जो कपल्स आईयूआई के लिए आते हैं, कोई ना कोई दिक्कत तो है, तभी उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही। और आईयूआई में हम एक तरह से नेचुरल को ही पुश एंड पुल कर रहे हैं, तो उसमें हम उनको 0 से एटलीस्ट 15 to 20% पे ला रहे हैं। ये जरूर है कि आईवीएफ से इसका सक्सेस रेट बहुत कम है, लेकिन फिर भी 3 साइकिल आईयूआई जो है उसमें भी आपको एक रीजनेबल सक्सेस रेट मिल जाता है। ये एक सिंपल प्रोसीजर है, ये इकोनॉमिकली भी बहुत ही बेटर है आईवीएफ से, और काफी चीजें हैं जो इसमें पेशेंट्स जो हैं इसको जल्दी से एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि सिंपल है, ज्यादा इसमें रेस्ट नहीं है, ज्यादा इंजेक्शंस नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल एक प्रोसीजर है। सो आई थिंक आईयूआई भी कपल्स को लेना चाहिए एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट बिफोर आईवीएफ, क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने आईयूआई से कंसीव किया है। दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी थैंकफुल कि आईयूआई से उनका प्रेगनेंसी हो गई, जो एक सिंपल प्रोसीजर है। कुछ पेशेंट्स को ट्विंस भी हुए हैं और उनको आईवीएफ के लिए नहीं जाना पड़ा। सो आई थिंक अगर आईयूआई से प्रेगनेंसी होती है तो व्हाई नॉट, हम क्यों ना हम आईयूआई के लिए भी ऑप्ट करें बिफोर आईवीएफ। चलिए, थैंक यू गीतिका जी, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, तो ऑडियंस को हमारे बहुत नई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आपका यहाँ स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से आपको बुलाएंगे और एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू जी, माय प्लेजर। तो ऑडियंस, दर्शकों, आपने ये देखा कि आईवीएफ ट्रीटमेंट से पहले एक और ट्रीटमेंट हो सकता है आईयूआई। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है या इनफर्टिलिटी की कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें आईवीएफ की तरफ ही जाना है। हमारे पास और बहुत सारे प्रोसीजर हैं, उनमें से एक आईयूआई है जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, और वो प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इकोनॉमिक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। नए एपिसोड में हम नई जानकारी के साथ आपके साथ आएंगे।